कहानी शुरू होती है भविष्य की धरती पर, जब धरती पर एक खतरनाक वायरस फैल गया था। ये एक ज़ॉम्बी वायरस था। ये वायरस धीरे धीरे इतना बड़ा खतरा बन गया कि बहुत ही कम समय में पूरी दुनिया में फैल गया और बहुत तेजी से लोग इस ज़ॉम्बी वायरस के शिकार बनने लगे। लोगों के घर, सड़कें, सब कुछ बर्बाद हो गए और हजारों लोग ज़ॉम्बी बनकर एक दूसरे को मारने लगे। धीरे धीरे धरती पूरी तरह से इंसान से खाली हो गई और पूरी दुनिया जंगलों से ढक गई। अब धरती पर सिर्फ कुछ ही लोग जिंदा बचे थे। तभी हमें एक घना जंगल दिखता है। उस जंगल के बीच में एक छोटे से घर में एक बाप और बेटा जिंदा रहने की कोशिश कर रहे थे। वो लोग कई सालों से इसी जगह पर थे, लेकिन उन्हें खुद भी अब सही से याद नहीं था कि वो यहाँ कब से रह रहे हैं, क्योंकि वहाँ न घड़ी थी और न ही कैलेंडर। उस बाप का नाम था जेम्स और उसके बेटे का नाम था मार्को। जब वो लोग सबसे पहले जंगल के अंदर जिंदा रहने आए थे, तब उनके आसपास उनके साथ बहुत सारे लोग थे, लेकिन इस जंगल में जीना बिल्कुल भी आसान नहीं था। इसीलिए ज्यादातर लोग खाने पीने की चीजें न मिलने या जंगली जानवरों के हमले में मारे गए। लेकिन किस्मत से जेम्स अपने बेटे मार्को को लेकर अभी भी इस खतरनाक जंगल में जिंदा था। जेम्स अपने बेटे से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने आज तक अपने बेटे को जरा भी चोट नहीं लगने दी। जेम्स का बेटा मार्को सिर्फ 5 साल का था। वो इतना छोटा था कि अभी तक दुनिया की हालत समझने की उम्र नहीं हुई थी और इसीलिए वो छोटे मोटे खतरे का भी सामना नहीं कर पाता था। यही वजह थी कि जेम्स अपने बेटे को लेकर हमेशा बहुत परेशान रहता था। भले ही जेम्स काफी समय से मार्को को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी मार्को कुछ भी नहीं सीख पा रहा था। लेकिन इस खतरनाक जंगल में जिंदा रहने के लिए उसे ये जरूर सीखना होगा। इसलिए जेम्स मार्को को बंदूक चलाना सिखा रहा था, ताकि अगर कभी मार्को के सामने कोई खतरा आ जाए तो वो खुद को बचा सके। जेम्स अपने बेटे से कह रहा था, तुम्हें जितनी जल्दी हो सके बंदूक चलाना सीखना होगा, वरना बचने की बजाय तुम खुद शिकार बन जाओगे। लेकिन जेम्स की बार बार सिखाने के बावजूद भी मार्को किसी भी तरह बंदूक चला नहीं पा रहा था। असल में वह बहुत छोटा होने की वजह से उसके शरीर में बंदूक लोड करने की ताकत ही नहीं थी। यहाँ तक कि वह बंदूक का सेफ्टी लॉक तक खोल नहीं पा रहा था। जेम्स इस पर बहुत गुस्सा हो गया, लेकिन असल में उसका गुस्सा ज्यादा खुद पर ही था कि क्यों वह अपने बेटे को बंदूक चलाना नहीं सिखा पा रहा है और क्या करे जिससे उसका बेटा सब कुछ सीख सके। तब जेम्स मार्को से कहता है, तुम्हें क्या दिक्कत है, बताओ मैं और क्या करूं जिससे तुम सब कुछ सीख सको। तुम्हें लेकर मुझे कितनी टेंशन होती है, इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं। ये सब कहकर जेम्स वहां से सोने चला जाता है। लेकिन मार्को के साथ ऐसा व्यवहार जेम्स ने पहली बार किया था। वह कभी भी मार्को को इस तरह नहीं डांटता था, लेकिन मार्को अब कुछ समझने लगा था और वह अपने पिता की भावनाओं को समझता था और कोशिश भी करता था सब कुछ सीखने की। भले ही मार्को अपने पिता से बहुत प्यार करता था, लेकिन वह उनसे डर भी था, क्योंकि मार्को अपने पिता के साथ बिल्कुल भी फ्री महसूस नहीं कर पाया था। इसलिए मार्को ज्यादातर समय चुपचाप रहता था। जब मार्को बहुत छोटा था तभी उसकी माँ का देहांत हो गया था। तब से उसके पिता ही उसे बहुत मुश्किलों में पाल रहे थे और इस दुनिया में अब मार्को के लिए सिर्फ उसके पिता ही बचे थे। मार्को आज भी नहीं जानता कि उसकी माँ के साथ क्या हुआ था और आखिरकार उसकी माँ कैसे मर गई थी। तो जेम्स फिर लगातार अपने बेटे को मोटिवेट करने के लिए उसे एक बहुत सुंदर कहानी सुनाता। वह उससे कहता, जानो मार्को, जिस जंगल में हम रहते हैं, इस जंगल में कभी एक परी रहती थी और वह परी बच्चों से बहुत प्यार करती थी और बच्चे भी उसे बहुत पसंद करते थे। लेकिन एक दिन अचानक वह परी कहीं गायब हो गई। कोई उसे और कहीं नहीं ढूंढ पाया और तब से ज़ॉम्बी ने पूरी धरती पर कब्जा कर लिया और बहुत सारे लोगों को मार डाला। और जिस दिन कोई उस परी को ढूंढ निकालेगा, उसी दिन धरती फिर से पहले जैसी हो जाएगी। सारे ज़ॉम्बी गायब हो जाएंगे। लेकिन उस परी को ढूंढना बिल्कुल भी आसान नहीं है। लेकिन कहा जाता है कि एक दिन एक बहादुर बच्चा आएगा जिसके अंदर बहुत ताकत होगी और वही अकेला उस परी को ढूंढ पाएगा और धरती को ज़ॉम्बियों के हाथों से बचाएगा। और उस बच्चे का नाम क्या होगा जानो? उस बच्चे का नाम होगा मार्को। इस कहानी को सुनने के बाद से मार्को हमेशा चुपचाप सोचता रहता कि शायद वही वह बहादुर बच्चा है जो उस परी को ढूंढकर धरती को ज़ॉम्बियों के हाथों से बचाएगा, जो दिखने में अंग्रेजी वर्णमाला के एम जैसा लगता है। इसलिए मार्को अक्सर उस निशान को देखकर सोचता कि शायद उसके पिता ने यही निशान देखकर उसका नाम मार्को रखा। लेकिन इस निशान के पीछे भी एक कहानी है जिसे हम आगे जानेंगे। मार्को का एक सपना है कि वह पूरी धरती की यात्रा करना चाहता है, लेकिन उसके लिए तो धरती की यात्रा दूर की बात है। अब तक उसने ज़ॉम्बी को भी नहीं देखा, क्योंकि उसके पिता ने उसे बहुत सुरक्षित रखा। यहाँ तक कि जहाँ वे अभी रहते हैं उसके आसपास भी जेम्स ने एक एरिया बना रखा है, जिसके बाहर उसने अब तक मार्को को कभी भी जाने नहीं दिया, क्योंकि अगर कभी जंगल के बीच में ज़ॉम्बी आ गए तो मार्को के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा और जेम्स तो मार्को के बिना खुद भी नहीं रह पाएगा। लेकिन जब भी जेम्स अपने और अपने बेटे के लिए खाना पानी लेने जाता या किसी काम के लिए बाहर जाता, तो मार्को छुपकर जंगल के बीच में चला जाता और वहाँ वह चारों तरफ घूमकर सब कुछ देखता, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसके सपनों में होता। तो इसी तरह आज जब मार्को जंगल में घूम रहा था, थोड़ी दूर जाने के बाद उसने वहाँ एक परित्यक्त वैन देखा। मार्को की रुचि जाग गई कि वैन के अंदर क्या है ये देखने के लिए। इसीलिए उसने बिना कुछ सोचे वैन के पास चला गया और उसने देखा कि वैन के अंदर बहुत सारे खिलौने रखे हैं। इससे वह बहुत खुश हो जाता है और वह जल्दी से वैन के अंदर जाकर खिलौने
खिलौने लेने लगता है, लेकिन तभी उसे वहाँ एक आवाज सुनाई देती है। इससे वह थोड़ी देर के लिए डर जाता है, लेकिन देखा जाता है कि वहाँ उसका जैसा एक और बच्चा भी है। बच्चा बताता है कि उसका नाम निक है और वह इस वैन में अपनी माँ के साथ रहता है। निक असल में एक स्पेशल चाइल्ड था। उसे डाउन सिंड्रोम नामक एक बीमारी थी, लेकिन उम्र में वह मार्को से थोड़ी बड़ा था, लेकिन बुद्धि में वह मार्को से बहुत छोटा था। इसलिए वह मार्को को देखकर बहुत डर गया, लेकिन मार्को फिर उसके साथ बातें करने लगा और थोड़े ही समय में वह निक के साथ बहुत फ्री हो गया और निक इतने समय बाद किसी बच्चे को देखकर बहुत खुश हो गया। फिर वह अपने कुछ खिलौनों के साथ मार्को के साथ बाहर चला जाता है और मार्को के साथ खेलने लगता है। मार्को उस पर राजी हो जाता है और वे दोनों मिलकर वहाँ खूब मस्ती करने लगते हैं। मार्को यहाँ एक साथी पाकर बहुत खुश था, क्योंकि उसके पिता के बाद निक उसका पहला दोस्त था। फिर निक मार्को को एक खिलौना तोहफे में देता है ताकि घर वापस जाने के बाद भी उसे उसकी याद रहे। मार्को तब उसे धन्यवाद देता है और जल्दी से अपने घर की ओर लौटने लगता है, क्योंकि अगर उसके पिता काम खत्म करके लौटे और उसे न पाते तो वह उस पर बहुत गुस्सा हो जाता। फिर जब मार्को अपने घर की ओर जा रहा था, तभी वह जंगल के बीच में एक महिला को देखता है जिसके पास एक बंदूक थी। मार्को इससे बहुत डर जाता है। वह सोचता था कि महिला उसे मार देगी, लेकिन देखा जाता है कि वह महिला निक की माँ थी और वह भी जंगल में शिकार करने आई थी। इसलिए वह मार्को से कहती है, तुम डरे हुए हो या नहीं? मैं तुम्हारी माँ की तरह तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। और यह कहकर वह मार्को को बहुत सारे बेर खाने देती है। फिर मार्को वह बेर लेकर जल्दी से घर की ओर लौटा है, लेकिन उसके पिता पहले ही घर पहुंच चुके थे। इसलिए वह मार्को को बाहर देकर बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है, तुम जानते हो मैं तुम्हें कितने समय से ढूंढ रहा हूँ। तुम्हें बार बार कहा कि घर के अंदर रहो, लेकिन फिर भी तुम मेरी कोई नहीं सुन रहे। अगर बाहर तुम्हें कुछ हो गया तो, और अगर मैं तुम्हें ऐसा करते देखूंगा तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। जब मैं बाहर जाऊंगा तो तुम घर के अंदर ही रहोगे। मार्को इससे बहुत डर गया और वह अपना सिर झुकाकर अपने पिता से माफी मांगता है। लेकिन आज मार्को का मन बहुत उदास था, क्योंकि निक की माँ को देखने के बाद अब उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मार्को को तब अपनी माँ की याद आ रही थी, क्योंकि निक की माँ किसी और की माँ थी। फिर भी उसने निक को कितना प्यार किया और कितना प्यार से रखा। सोचो, अपनी माँ अपने बच्चे को कितना प्यार करती होगी। ये सब सोचते हुए मार्को को अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। मार्को सोच रहा था कि उसकी माँ अब कहाँ होगी और उसकी माँ उसे छोड़कर कहाँ चली गई होगी। अगर आज उसकी माँ भी उसके पिता की तरह उसके साथ होती तो शायद उसका जीवन अलग होता। असल में अकेले रहना मार्को को बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए जब उसके पिता चले जाते तो वह छुपकर बाहर चला आता और उसके पिता को खाना पानी लेने बहुत दूर तक जाना पड़ता, इसलिए उसे लेकर जाना बहुत खतरे वाला था। लेकिन जब भी जेम्स अपने बेटे को छोड़कर खाना पानी लेने जाता, मार्को सीधे निक की माँ के पास चला जाता, क्योंकि निक की माँ उसे बहुत प्यार करती थी। इस तरह मार्को का निक और उसकी माँ के साथ बहुत अच्छा रिश्ता बन गया। और उस रात जब मार्को अपने पिता के साथ खाना खा रहा था, तब पहली बार उसने अपने पिता से खुद ही एक सवाल किया। वह अपने पिता से पूछता है, अच्छा पिता, मेरी माँ कहाँ है? मेरी माँ अभी भी जिंदा है क्या? लेकिन जेम्स इस सवाल का कोई जवाब नहीं देता, बल्कि उसे खाना खाने को कहता है। अगले दिन जब मार्को के पिता जेम्स जंगल में खाना पानी लेने जाते हैं, तो मार्को उनके घर के सामने एक जगह चला आता है और वहाँ से निक द्वारा दिया गया खिलौना निकाल लेता है। असल में वह खिलौना उसने छुपा कर रखा था, क्योंकि अगर उसके पिता इसे देख लेते तो वह उसे तरह तरह के सवाल पूछते और जानना चाहते कि वह किसके साथ समय बिता रहा है। तो मार्को अब यहाँ अकेले बैठकर खेलने लगता है और वह अपने पिता के लिए वहीं इंतजार करता रहता है। लेकिन ऐसा करते करते कुछ घंटे गुजर जाते हैं, लेकिन जेम्स अब तक नहीं लौटा था और जेम्स कभी भी इतना देर नहीं करता। इसलिए मार्को अपने पिता के लिए बहुत चिंतित हो गया। वह सोच रहा था कि कहीं उसके पिता को कोई परेशानी तो नहीं हुई, इसलिए वह खुद ही अपने पिता को खोजने निकल जाता है। लेकिन काफी समय तक ढूंढने के बाद भी वह अपने पिता को कहीं नहीं पाता। लेकिन थोड़ी और दूर जाने पर वह अपने पिता की आवाज सुनता है। फिर जब वह थोड़ी आगे बढ़ता है तो वह एक बहुत ही डरावना दृश्य देखता है। वह देखता है कि निक की माँ घायल हालत में है और वह जेम्स से मदद मांग रही है, लेकिन जेम्स उसे मदद करने की बजाय गोली चला देता है, जिससे निक की माँ वहीं मर जाती है। यह दृश्य देखकर मार्को बहुत डर जाता है। वह अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि उसका पिता ऐसा भयंकर काम कर सकता है। मार्को तब डर के मारे वहां से दौड़ता हुआ भाग जाता है। इस घटना का मार्को के मन पर बहुत गहरा असर पड़ा। उस दिन के बाद से वह बिल्कुल चुपचाप हो गया। वह अपने पिता से कोई बात नहीं करता। वह कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि उसका पिता इतना निर्दयी इंसान है। इसके अलावा निक की माँ ने उसे इतना प्यार किया था कि उसकी मौत भी मार्को को बहुत दुख दे रही थी। इसलिए जब मार्को के पिता घर लौटे हैं, तब भी मार्को उन्हें कुछ नहीं बताता कि उसने सारी घटना देख ली थी। वह बस चुपचाप अपने बिस्तर पर लेटा रहता है। और जेम्स आज अपने ऊपर बहुत गुस्से में था, क्योंकि उसने एक इंसान को मार दिया था। इसलिए वह बहुत गुस्से में जोर जोर से चिल्ला रहा था। मार्को बहुत डर गया और उसने अपने कान में हेडफोन लगा लिया, लेकिन फिर भी उसके पिता की चिल्लाने की आवाज उसके कान में आ रही थी। इसलिए अब मार्को अपने पिता से बहुत डर रहा था। फिर मार्को वहां से थोड़ी साइड में चला जाता है और वहां उन्हें एक बहुत पुरानी कैमरा दिखाई देती है, जो कई समय से वहीं पड़ी थी, लेकिन कभी उस कैमरे को खोला नहीं गया था। और आज अपने डर को थोड़ा दूर करने के लिए वह कैमरा ऑन करके देखने लगा है। कैमरे के अंदर बहुत सारे वीडियो फुटेज थे। पहला वीडियो ठीक उसी समय का
गया था जब मार्को के माता पिता और उसकी बड़ी बहन के साथ एक बहुत खुशहाल परिवार था। उनके परिवार में खुशियों की कोई कमी नहीं थी, यहाँ तक कि उनके पास पैसे की भी कोई कमी नहीं थी। और उस समय मार्को अपनी माँ के गर्भ में था। वीडियो में मार्को देखता है कि उसके माता पिता एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं और वे मार्को के लिए बहुत बातें कर रहे हैं कि भविष्य में वे उसे एक अच्छा इंसान बनते देखना चाहते हैं और मार्को को थोड़ी देर छूकर देखने के लिए वे दोनों कितने उत्साहित थे। ये सब बातें करते हुए मार्को के माता पिता बहुत खुश थे। लेकिन ठीक तभी वीडियो बदलकर एक और वीडियो शुरू हो जाता है जिसमें मार्को की माँ ने मार्को के लिए वीडियो बनाया था और मार्को की माँ को देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद कोई उसका पीछा कर रहा है, यानी किसी के हाथों से वह बचने की कोशिश कर रही है। फिर वह मार्को के लिए कहती है, तुम मुझे माफ कर दो, हमेशा तुम्हारे पास रहना चाहती थी, लेकिन स्थिति अब ऐसी हो गई है कि मैं अब तुम्हारे पास नहीं रह सकती, हमें अलग होना पड़ा। मुझे नहीं पता कि जब तुम बड़े होकर ये वीडियो देखोगे तो समझ पाओगे या नहीं, लेकिन मेरा विश्वास है कि तुम यह देखोगे। अगर देखा है तो एक बात हमेशा याद रखना कि माँ तुमसे बहुत प्यार करती है। माँ की दुआ और प्यार हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। मार्को की माँ और कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन तभी वीडियो कट हो जाता है। ये वीडियो देखकर मार्को और भी डर जाता है। क्या उसके पिता ने निक की माँ की तरह उसकी माँ को भी नहीं मारा? उसके पिता शायद उसके सामने अच्छे इंसान लग रहे हैं, लेकिन अंदर से वह बहुत बुरा इंसान है। यहाँ तक कि मार्को को यह भी संदेह होने लगा कि क्या सच में धरती पर ज़ॉम्बी वायरस जैसा कुछ है। अगर उसके पिता के दिमाग में कोई समस्या है तो शायद ज़ॉम्बी सिर्फ उसके पिता की कल्पना है, क्योंकि अब तक उसने कोई ज़ॉम्बी नहीं देखा था। मार्को अब अपने पिता से बहुत डर रहा था, इसलिए उस रात मार्को सो नहीं पाया। वह अपने पिता के सोने का इंतजार करता रहा और जब उसके पिता गहरी नींद में चले गए तब वह एक बैग में कुछ सामान रखता है और अपने पिता को घर के अंदर लॉक करके बाहर निकल आता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके पिता उसे मार देंगे। इसलिए मार्को पहले जल्दी से निक के पास आता। वह निक के वैन पर दस्तक देता और निक वैन का दरवाजा खोल देता है। फिर मार्को अंदर आकर निक से कहता कि वह जल्दी से अपने जरूरी सामान रख ले और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन निक अपनी माँ को भी उनके साथ लेकर जाना चाहता था, क्योंकि वह अब तक नहीं जानता था कि उसकी माँ के साथ असल में क्या हुआ। मार्को तब निक को बाहर लेकर आता और कहता, मैं तुम्हें अब एक बात बताऊंगा, तुम कृपया दुख मत पाना, ठीक है? तुम्हारी माँ अब कभी वापस नहीं आएगी। मेरे पिता ने तुम्हारी माँ को मार दिया, इसलिए मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं नहीं जानता कि मेरे पिता के साथ क्या हुआ है। हाल ही में वह बहुत निर्दयी हो गए हैं, इसलिए मैं तुम्हें लेकर भागना चाहता हूँ। हमें दोनों को किसी भी हालत में बचना होगा। मुझे पता है कि माँ के बिना हमारी यह यात्रा बहुत आसान नहीं होगी, लेकिन हम किसी भी खतरे में हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। लेकिन कृपया तुम मुझे माफ कर दो। मेरे पिता के लिए तुमने अपनी माँ को खो दिया। लेकिन निक इन सभी बातों को पूरी तरह से नहीं समझ पा रहा था। फिर भी वह समझ रहा था कि मार्को उसके लिए बहुत दुखी है, इसलिए वह मार्को से कहता कि वह उससे कोई शिकायत नहीं रखता। यह कहते हुए वह मार्को को गले लगा लेता है। मार्को इससे बहुत खुश हो गया, क्योंकि यह पहली बार था कि किसी बाहरी इंसान ने उसे इतना प्यार और स्नेह से गले लगाया। इसके बाद मार्को उसे लेकर आगे बढ़ने लगता है। दोनों जितना हो सके पैदल चलकर रास्ता तय कर रहे थे, लेकिन जंगल के बीच में एक जगह पहुंचकर मार्को निक से रुकने को कहता है, क्योंकि उसने बहुत दूर से कुछ आवाज सुनी थी और इतने सालों तक मार्को ने अपने पिता के साथ इस जंगल में समय बिताया था, इसलिए वह जिंदा रहने के बारे में बहुत कुछ जानता था कि कहां और कैसे खतरे का पता लगाना है। मार्को निक को एक बड़े भाई की तरह इन सब बातों के बारे में समझा रहा था और वह निक को लेकर बहुत सावधानी से आगे बढ़ रहा था। आसपास की आवाजें सुनकर मार्को पूरी तरह सुनिश्चित था कि आसपास कोई खतरा है, लेकिन काफी दूर जाने के बाद भी वे कुछ देख नहीं पा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि कुछ उनका पीछा कर रहा है, लेकिन वह उनके सामने नहीं आ रहा था। इसलिए मार्को जल्दी से निक को लेकर तेज चलने लगता है और थोड़ी दूर जाने के बाद वे वहां एक पुरानी कार देखते हैं। मार्को तब जल्दी से निक को लेकर उस कार में चढ़ जाता है और जल्दी से कार का दरवाजा लॉक कर देता है और इंतजार करता है कि आसपास क्या है यह देखने के लिए। कुछ ही समय में देखा जाता है कि वहां अचानक बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं और वे मार्को की पूरी कार को घेर लेते हैं और ज़ॉम्बी एक साथ कार की खिड़कियां तोड़ने की कोशिश करते हैं। मार्को और निक बहुत डर जाते हैं। मार्को अपनी जिंदगी में पहली बार ज़ॉम्बी देख रहा था। इसका मतलब है कि उसके पिता सही थे कि सच में धरती पर ज़ॉम्बी वायरस मौजूद है। दूसरी तरफ हम जेम्स को देखते हैं। अचानक जेम्स की नींद खुल जाती है, लेकिन वह अपने आसपास कहीं भी अपने बेटे मार्को को नहीं देख पाता, इसलिए वह पूरी तरह बेचैन हो जाता है। लेकिन मार्को बाहर जाने से पहले अपने हाथों को हैंडकफ से बांधकर वहां छोड़ गया था। जेम्स यह समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ ऐसा किसने किया। वह सोच रहा था कि शायद किसी ने उनके घर पर हमला किया और उसका बेटा मार्को ले गया। इसीलिए जेम्स जल्दी से अपने हाथों के हैंडकफ खोल देता है और वह अपनी बंदूक लेकर जल्दी से अपने बेटे को खोजने निकल पड़ता है। जेम्स पूरी तरह पागल की तरह हर जगह मार्को को ढूंढता है, यहाँ तक कि चलते चलते वह निक के उस गाड़ी तक भी पहुंच जाता है और वहां आकर मार्को उस गाड़ी के अंदर कुछ सामान देखता है। इससे वह समझ जाता है कि मार्को शायद निक के साथ गया है। दूसरी तरफ निक और मार्को गाड़ी को ज़ॉम्बी पूरी तरह तोड़ रहे थे। वे दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। इसी तरह जब उनकी खिड़कियां टूटने लगीं, तभी अचानक कोई आकर ज़ॉम्बियों को
मार देता है और उनकी गाड़ी का दरवाजा खोल देता है। ये कोई और नहीं बल्कि जेम्स था। मार्को अपने पिता को देखकर भी बहुत डर गया, लेकिन जेम्स तुरंत अपने बेटे को बाहर ले आता और सबसे पहले उसका पूरा शरीर चेक करता कि कहीं मार्को फिर से इन्फेक्टेड तो नहीं हुआ। लेकिन मार्को के शरीर पर कोई निशान नहीं था। जेम्स को इससे बहुत राहत मिलती है, इसलिए मार्को चाहे उसके साथ जाना न चाहे वह उसे खींच कर ले जाता है। लेकिन इसी समय जेम्स कार के अंदर निक को देखता है। निक यहाँ कुछ नहीं बोल रहा था, वह सिर्फ उसकी ओर देख रहा था। निक सोच रहा था कि शायद जेम्स उसे भी अपने साथ ले जाएगा, लेकिन जेम्स उसे साथ लेकर नहीं गया और कार का दरवाजा बंद कर दिया, क्योंकि उसके लिए सबसे पहले उसके बेटे मार्को की सुरक्षा थी। फिर वह मार्को को जल्दी से वहां से खींच कर ले जाने लगता है, क्योंकि कभी भी यहाँ ज़ॉम्बी आ सकते हैं। लेकिन मार्को निक के लिए चिल्ला रहा था और रो रहा था। वह किसी भी हालत में अपने पिता के साथ जाना नहीं चाहता था। और एक समय पर मार्को अपने पिता पर बहुत गुस्सा हो जाता है और जोर जोर से अपने पिता का हाथ छुड़ा लेता है और पहली बार अपने पिता पर चिल्लाता है कि तुम मुझे जबरदस्ती क्यों ले जा रहे हो? मैं तुम्हारे जैसे निर्दयी इंसान के साथ रहना नहीं चाहता। पहले तुमने निक की माँ को मार दिया। निक की माँ तुमसे मदद मांग रही थी, लेकिन तुमने उसे गोली मार दी और अब तुम निक को भी खतरे में छोड़कर चले गए। निक एक बहुत ही असहाय लड़का है। इस दुनिया में निक के कोई नहीं है। उसकी माँ ही उसका एकमात्र अपना था, लेकिन तुमने सब कुछ उससे छीन लिया। यहाँ तक कि मैं जानता हूँ कि तुमने मेरी माँ को भी मार दिया। इसलिए जब मैं माँ के बारे में कुछ पूछता हूँ तो तुम गुस्सा हो जाते हो। बहुत अच्छा होता अगर तुम माँ के साथ साथ मुझे भी मार देते, लेकिन यह जगह बिल्कुल सुरक्षित नहीं थी। इसलिए जेम्स बिना कोई बात बढ़ाए मार्को को लेकर जाना चाहता था। लेकिन ठीक इसी समय जेम्स आसपास ज़ॉम्बियों की आवाजें सुनता है। इसलिए जेम्स तुरंत मार्को को जोर से एक पेड़ के पीछे ले जाता है और उसे वहां बैठा कर कहता है, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, तुम सिर्फ मेरी बात सुनो और यहाँ से कहीं मत जाना, मैं तुरंत वापस आता हूँ। यह कहते हुए जेम्स अपनी बंदूक लेकर आगे बढ़ जाता है और वह देखता है कि वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बी आ गए हैं। असल में ज़ॉम्बी वायरस सबसे पहले शहर की ओर फैल चुका था, इसलिए शहर में अभी भी बहुत सारे ज़ॉम्बी हैं और ये ज़ॉम्बी मुख्य रूप से शहर से यहाँ की तरफ आ रहे हैं। तो मार्को तब अपनी बंदूक से एक एक करके ज़ॉम्बियों को मारता रहता है। दूसरी तरफ जेम्स के मना करने के बावजूद मार्को उसके पीछे पीछे चलता है और एक पेड़ के पीछे छुपकर अपने पिता को देखता है। वह देखता है कि जेम्स ज़ॉम्बियों को मारते हुए उस गाड़ी की तरफ बढ़ रहा है जिसमें निक है, मतलब वह निक को बचाने जा रहा है। असल में जेम्स शुरू में मार्को को एक सुरक्षित जगह पर रखना चाहता था, फिर वह निक को बचाने जा रहा था और तब तक निक की सुरक्षा के लिए उसने गाड़ी का दरवाजा बंद कर दिया था। उसका इरादा बुरा नहीं था। मार्को यहाँ इस बात को काफी हद तक समझ सकता था, लेकिन तभी मार्को अपने पीछे से एक आवाज सुनता है और देखता है कि उसके पास एक ज़ॉम्बी आ गया है और उसका पिता अब उससे काफी दूर था। मार्को इससे बहुत डर जाता है। देखते देखते ज़ॉम्बी मार्को के बहुत करीब आ जाता है, इसलिए मार्को के लिए वहां से भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन जब मार्को अपने घर से भागा था तो उसने अपनी सुरक्षा के लिए अपने बैग में वह बंदूक रखी थी जिसे उसके पिता उसे बहुत समय से चलाना सिखा रहे थे। लेकिन अब तक मार्को ने कभी भी उस बंदूक को नहीं चलाया था। फिर भी उसने बहुत हिम्मत करके ज़ॉम्बी की ओर बंदूक तान दी और वह उन सारी बातों को याद करता रहा जो उसके पिता उसे बंदूक चलाते हुए कहते थे कि कैसे हर स्थिति का सामना करना है। ये सब सोचते सोचते मार्को अनजाने में गोली चला देता है और अपने हाथों से ज़ॉम्बी को मार देता है। दूसरी तरफ जेम्स निक को बचाने निक के पास गया था और उसने यहाँ के सारे ज़ॉम्बियों को मार डाला। लेकिन ठीक उसी समय जब उसने गोलियों की आवाज सुनी तो वह बहुत डर गया और जल्दी से मार्को के पास जाने लगा। लेकिन रास्ते में उसके सामने एक ज़ॉम्बी आ गया और वह उस पर हमला करने लगा। जेम्स तुरंत उस ज़ॉम्बी को मार देता है और जल्दी से मार्को के पास पहुंच जाता है। फिर जब वह देखता है कि मार्को ने अपने हाथों से ज़ॉम्बी को मार दिया है तो वह बहुत खुश हो जाता है। इतना खुश वह अब तक कभी नहीं हुआ था, क्योंकि अब कुछ भी हो जाए मार्को खुद को सुरक्षित रख सकेगा। लेकिन उसी समय मार्को ध्यान देता है कि उसके पिता के हाथ पर एक घाव है। असल में वह ज़ॉम्बी जेम्स के हाथ को काट गया था। इसका मतलब जेम्स अब वायरस से इन्फेक्टेड है, लेकिन उसे अब कोई दुख नहीं था, क्योंकि उसका बेटा बंदूक चलाना सीख चुका है और उसने घर छोड़कर भागकर अपनी जिम्मेदारी लेना भी सीख लिया है। इसलिए जेम्स आखिरी बार अपने बेटे के चेहरे पर हाथ फेरता है। फिर वह एक मजबूत पेड़ की डाल के पास जाता है और उसके हाथ में वह हैंडकफ था जो मार्को ने लगाया था। जेम्स उस हैंडकफ को पेड़ की एक डाल से बांध देता है ताकि बहुत जल्द वह ज़ॉम्बी में बदल जाए और अपने बेटे को कोई नुकसान न पहुंचा सके। फिर मार्को अपने पिता की स्थिति देखकर उनके पास आता है और जेम्स तब मार्को से कहता है कि तुम मुझसे बहुत गुस्सा हो। मैं वास्तव में ऐसी स्थिति कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था। मैंने अपनी जिंदगी को अपने परिवार के साथ अलग तरह से सोचा था। इस दुनिया में मेरे पास तुमसे अलावा कोई नहीं है, लेकिन तुम जानो बचपन से मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। हजार मुश्किलों के बावजूद मैंने तुम्हें गोद में उठाकर बड़ा किया, तुम्हें हर परिस्थिति में सुरक्षित रखने की कोशिश की, क्योंकि तुम मेरी जिंदगी की सब कुछ हो। लेकिन ये सही है कि मैं एक पिता होने के नाते माँ की कमी पूरी नहीं कर सकता और तुम्हारे साथ यही हुआ। तुम अपनी माँ के बारे में सोचते रहे, इसके लिए मैं भी जिम्मेदार हूँ, क्योंकि मैं कभी अपना प्यार व्यक्त नहीं कर पाया। मैंने अपने मन के अंदर एक बहुत बड़ा दर्द छुपा रखा है जो आज भी मुझे अंदर से खा रहा है। तुम हमेशा जानना चाहते हो कि तुम्हारी माँ के साथ क्या हुआ, तो सुनो, तुम्हारी माँ को मैंने अपने हाथों से मार डाला। मैं वास्तव में मारने
मारने के लिए मजबूर हुआ। जब दुनिया में वायरस फैल रहा था तब सबसे पहले तुम्हारी बड़ी बहन इन्फेक्टेड हो गई और फिर तुम्हारी माँ भी इन्फेक्टेड हो गई और तब तुम बिल्कुल छोटे लड़के थे। तुम्हारी माँ उस समय तुम्हारे ऊपर ही हमला करने वाली थी। तब मेरी इच्छा के बिना मुझे अपने प्यार करने वाले इंसान को मारना पड़ा। यह कि कितना बड़ा दर्द है इसे वही समझ सकता है जिसे इसका सामना करना पड़ा है। और इन सब बातों के बारे में सोचते सोचते मैं हमेशा बहुत डिप्रेस्ड रहा। इसलिए शायद मैं तुम्हारे साथ ठीक से व्यवहार नहीं कर पाया और निक की माँ को भी मैंने उसी कारण से मारा जिस कारण तुम्हारी माँ को मारा। निक की माँ भी ज़ॉम्बियों द्वारा इन्फेक्टेड हो गई थी, इसलिए अगर मैं उसे बचाता तो यह तुम्हारे और निक के लिए खतरे का कारण बनता। फिर भी शायद मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया है। तुम अगर कर सको तो मुझे माफ कर दो। कहते कहते निक के हाथ पांव बिल्कुल हिल रहे थे। वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और पिता की ऐसी स्थिति देखकर मार्को को बहुत बुरा लग रहा था। मार्को तब अपने पिता के साथ ही रहकर उनकी मदद करना चाहता था, लेकिन उसके पिता उसे वहां से जाने को कहते हैं और उसे वादा करने को कहते हैं कि जो कुछ भी हो जाए उसे बचना है और निक को लेकर सावधानी से किसी सुरक्षित कैंप तक पहुंचना है। अगर मार्को खुद को सुरक्षित रख सकता है तभी जेम्स का सारा दर्द सार्थक होगा। ये सब कहते हुए वह मार्को से जल्दी वहां से जाने को कहते हैं, लेकिन मार्को को अपने पिता के लिए बहुत दुख हो रहा था और बार बार उसे महसूस हो रहा था कि उसने अनजाने में अपने पिता को कितना दुख दिया है। इस बीच उसके पिता चिल्लाते हुए उसे पीछे देखने से रोक रहे थे, इसलिए मार्को भी पीछे नहीं मुड़ता और निक के पास चला जाता है और वह निक का हाथ मजबूती से पकड़कर उसे लेकर आगे बढ़ने लगता है। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद वह गोली की आवाज सुनता है। इससे वह समझ जाता है कि उसके पिता ने खुद को खत्म कर दिया। हालांकि मार्को को बहुत दुख हो रहा था, लेकिन अब वह अपने पिता की बात मानकर खुद को सुरक्षित रखना चाहता है और अब उसके और निक के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था। इसलिए मार्को ने निक का पूरा ध्यान रखने का फैसला किया। दोनों मिलकर पैदल चलते हुए बहुत दूर चले जाते हैं और देखते देखते चारों तरफ पूरी तरह अंधकार हो गया। इसलिए मार्को ने निक को लेकर एक बड़े पेड़ के नीचे आश्रय लिया ताकि कोई ज़ॉम्बी उन्हें देख न सके। अपने साथ एक कहानी की किताब लाया था जिसे उसके पिता अक्सर पढ़कर सुनाया करते थे। मार्को निक को कई कहानियां सुनाता, यहाँ तक कि वह अपने पिता द्वारा बताई गई वही कहानी भी उसे सुनाता जिसमें उसके पिता ने कहा था कि एक दिन दुनिया में ऐसा लड़का पैदा होगा जो दुनिया को ज़ॉम्बियों के हाथों से बचाएगा और उस लड़के का नाम मार्को होगा। मार्को तब निक से कहता है कि तुम कोई चिंता मत करो, निक देख लेना, एक दिन सचमुच सब ठीक हो जाएगा। इस तरह वे पूरी रात बिताते और सुबह होते ही फिर से चलने लगे। इस तरह चलते चलते बहुत समय बीत जाता और जब उन्हें भूख लगती तो वे विभिन्न पेड़ों से फल तोड़कर खाते और दिन भर चलते चलते शाम को किसी सुरक्षित जगह आश्रय लेते। अगले दिन सुबह सुबह वे चलते चलते जंगल से बाहर आते हैं और बहुत दूर एक व्यक्ति को बैठे हुए देखते हैं। वे धीरे धीरे उस व्यक्ति की ओर बढ़ते हैं ताकि स्थिति को समझ सकें। यह व्यक्ति काफी बड़ा उम्र का था और उसे देखकर लग रहा था कि वह बहुत थक चुका है। फिर भी मार्को हिम्मत करके निक को लेकर उस व्यक्ति के पास जाता है और उससे कुछ खाने के लिए मांगता है, क्योंकि आज उन्होंने कोई खाना जुटाया नहीं था, इसलिए उन्हें बहुत भूख लगी थी और उस व्यक्ति को यहाँ उन्हें देखकर बहुत दया आती है। वह उन्हें अपने पास बुलाता है, लेकिन इस समय मार्को देखता है कि यहाँ एक जगह पर कई ज़ॉम्बियों को बंदी बनाया गया है और ज़ॉम्बी बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और निक इससे बहुत डर जाते हैं। लेकिन वह व्यक्ति तब उन्हें बताता है कि ये सभी उसके परिवार के सदस्य हैं। ज़ॉम्बी बनने के बाद भी वह उन्हें कभी खोना नहीं चाहता, इसलिए उसने उन्हें अपने पास बंदी बना रखा है और उन्हें बचाने के लिए वह खुद उनके लिए खाना जुटाकर लाता है। इन ज़ॉम्बियों में उसके बच्चे भी शामिल हैं। इस तरह वह कम से कम हर दिन अपने बच्चों को देख पाता है। यही अब उसके जीवन की सबसे बड़ी शांति है। और मार्को और निक को देखकर भी उस व्यक्ति को अपने बच्चों की याद आ रही थी, इसलिए वह उन्हें बहुत सारा खाना देता है ताकि वे पेट भरकर खा सकें। तो खाना खाते खाते मार्को उस व्यक्ति से पूछता है कि अच्छा अंकल, आप इन्हें इस तरह कितने दिन तक बंदी रखेंगे? वह व्यक्ति तब कहता है कि सारा जीवन रखूंगा, क्योंकि वही मेरे सबसे प्यारे लोग हैं और मुझे विश्वास है कि एक दिन इस वायरस का अंत होगा। कोई न कोई दवा तो अवश्य ही खोजी जाएगी। मैं केवल उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ। अब मार्को और निक पेट भरकर खाना खाते हैं और उसे बहुत धन्यवाद कहते हैं। फिर वे उससे विदा लेकर वहाँ से चले जाते हैं। वे अब चलते चलते एक रेलवे लाइन पर पहुँचते हैं जहाँ दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था। वे वहाँ मजे करने के लिए दौड़ प्रतियोगिता शुरू करते हैं और दौड़ते दौड़ते वे एक परित्यक्त रेलवे स्टेशन पहुँचते हैं। वहाँ रेलवे लाइन पर कई परित्यक्त ट्रेनें पड़ी थी। ट्रेनें बिल्कुल पुरानी हो चुकी हैं और यहाँ आसपास पेड़ पौधे उग रहे हैं। वे दोनों घूम घूम कर ये सारे दृश्य देख रहे थे, क्योंकि जन्म से लेकर अब तक उन्होंने जंगल के बाहर कुछ भी नहीं देखा था। इसलिए वे यहाँ देखना चाहते थे कि ट्रेन कैसी होती है। इसके लिए वे वहाँ की एक ट्रेन में चढ़ जाते हैं जो मुख्य रूप से ट्रेन का इंजन रूम था और इंजन रूम के विभिन्न बटन दबाते बदाते वे वहाँ ट्रेन का सीटी बजा देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप देखा जाता है कि उनके पास वाली ट्रेन से बहुत जोर से आवाज आने लगती है। तो वे तब इस बात को चेक करने के लिए ट्रेन के दरवाजे के पास चले जाते हैं और मार्को ट्रेन के अंदर की स्थिति देखने की कोशिश करता है। लेकिन ठीक उसी समय वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं, कारण कि पूरी ट्रेन में ज़ॉम्बी बंद थे। शायद किसी जगह जाने के
दौरान वे सभी संक्रमित हो गए थे। इस बीच मार्को और निक का दृश्य देखकर वे दोनों बहुत डर जाते हैं। वे दोनों तब वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ठीक उसी समय उनके सामने दो व्यक्ति आ जाते हैं जिनके पास बहुत बड़े बड़े दो बंदूकें थीं। फिर देखा जाता है कि वे दोनों व्यक्ति एक गाड़ी में मार्को और निक को एक कैंप में ले आए, जहां अभी भी बहुत सारे लोग सरवाइव कर रहे थे। वहां का एक लीडर भी था जो बहुत हद तक ख्रीस्तियों के फादर जैसा था और अपने धर्म में बहुत विश्वास रखने वाला था। जब उसने निक को देखा तो निक उसे बिल्कुल मासूम लगा, और क्योंकि उसे डाउन सिंड्रोम नामक बीमारी थी इसलिए उसका चेहरा दूसरों से अलग था। इसी कारण उस लीडर ने सोचा कि निक शायद कोई एंजल है जो उन्हें बचाने के लिए आया है, इसलिए वह निक को एंजल समझकर उसकी मदद मांग रहा था। और लगातार उसकी मदद पाने के लिए उसने निक को अपने पास रख लिया और मार्को को वह वहां के बेसमेंट में बंद कर देता है, क्योंकि उसे मार्को अशुभ लग रहा था। हालांकि मार्को समझ ही नहीं पा रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है, इसलिए वह उदास होकर वहां चुपचाप बैठा रहता है। वहीं वह लीडर निक से इस वायरस से बचने का तरीका जानना चाहता था, लेकिन जब निक कुछ नहीं बोल रहा था तो वह लीडर डेविड नामक एक व्यक्ति को आदेश देता है कि वह आज रात मार्को को मार दे, क्योंकि वह सोच रहा था कि मार्को एक अशुभ बच्चा है, इसलिए शायद यह एंजल अभी तक कुछ नहीं बोल रहा है। तो लीडर की बात के अनुसार डेविड उस रात मार्को के पास जाता है, लेकिन वह मार्को को मार नहीं पाता, बल्कि वह उल्टा मार्को को बताता है कि जितनी जल्दी हो सके उसे यहाँ से बहुत दूर भाग जाना चाहिए। यह कहकर वह मार्को को वहां से निकाल देता है, लेकिन मार्को कुछ दूर जाकर बैठ जाता है और मौका पाकर वह किसी तरह कैंप के अंदर चला जाता है। इसके बाद वह निक का मुंह दबाकर उसे चुप रहने के लिए कहता है और वह किसी तरह निक को लेकर वहां से दौड़कर भाग जाता है। और अगले दिन सुबह लीडर जब यह जानता है तो उसे पता चलता है कि यह काम डेविड ने किया है। डेविड ने मार्को को यहाँ से भागने का रास्ता दिखाया था, इसलिए वह डेविड को गोली मारकर मार देता है। दूसरी तरफ मार्को निक को लेकर दौड़ते दौड़ते बहुत दूर चला आता है और वे एक बहुत पुराने बिल्डिंग के पास रुकते हैं। इसके बाद निक मार्को से कहता है कि उसे बहुत ज्यादा प्यास लगी है, इसलिए मार्को उसे वहां खड़ा रहने के लिए कहता है और वह उस पुराने बिल्डिंग के अंदर पानी खोजने के लिए चला जाता है। बिल्डिंग बहुत बड़ी थी, इसलिए पानी खोजने में मार्को को काफी समय लग जाता है, लेकिन कुछ फ्लोर ऊपर जाने के बाद वह एक पानी की बोतल ढूंढ लेता है। जहाँ काफी पानी था वहाँ मार्को को एक जामा और एक जोड़ी जूते भी मिलते हैं। मार्को तब अपने पुराने कपड़े बदल लेता है, क्योंकि वे कपड़े बहुत गंदे हो चुके थे। इसके बाद मार्को पानी लेकर निक के पास लौटता है, लेकिन इसी दौरान वह ऊपर के फ्लोर से नीचे देखने पर पाता है कि उन्हें ढूंढते हुए वह लीडर यहाँ पहुंच चुका है और वह अपने साथियों के साथ निक को घेर चुका है। वह निक को बंदूक दिखाकर डराता है ताकि निक उसके साथ वापस चला जाए। मार्को समझ नहीं पा रहा था कि निक को बचाने के लिए क्या करे, लेकिन ठीक उसी समय वहाँ एक ड्रोन आता है और कुछ ही पलों में वह लीडर और उसके साथियों को दूर से निशाना बनाकर मार देता है। दूसरी तरफ मार्को दौड़ते हुए निक के पास आता है। फिर वह छुपकर देखता है कि आसपास कोई है या नहीं। इसी समय वह वहाँ दो सोल्जर्स को देखता है। हालांकि निक ज्यादा कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन वह इशारा करके मार्को को अभी दूर रहने को कहता है, क्योंकि उसे लगता था कि सोल्जर्स निक को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसी बीच सोल्जर्स चारों तरफ चेक कर रहे थे कि आसपास और कोई सर्वाइवर्स तो नहीं है। एक सोल्जर वहां बिल्कुल सामने खड़ा था और इसी समय निक वहां एक बंदूक ढूंढ लेता है। फिर वह उस बंदूक को हाथ में लेकर सोल्जर की ओर इशारा करता है और वह उसके साथ बंदूक लेकर मस्ती करना चाहता था। लेकिन इसी समय वह सोल्जर बहुत डर जाता है और वह खुद कुछ समझ पाता उससे पहले ही निक उसे गोली मार देता है, जिससे वह वहीं मर जाता है। और वह सोल्जर यहाँ बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रहा था कि एक पल में उसके द्वारा ऐसा काम हो गया। सोल्जर्स वहां से चले गए। दूसरी तरफ निक की मौत से मार्को बहुत टूट गया था। इस दुनिया में अब उसके माँ बाप कोई नहीं थे और अब उसका प्रिय दोस्त भी मर चुका था। मार्को यहाँ अच्छी तरह समझ सकता था कि क्यों उसका पिता हमेशा उसे छुपा कर रखता था, क्यों उसे बाहर निकलने नहीं देता था, क्योंकि बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक थी और इंसान स्वार्थी। ये सोचते सोचते मार्को अकेला ही रास्ते पर चलता रहा। वह नहीं जान पा रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए और कहाँ जाना चाहिए। अनजाने में वह मीलों दूर तक पैदल चलता रहा। इस दौरान वह अपने पिता द्वारा सुनाई गई उस कहानी के बारे में सोचता रहा कि एक दिन मार्को नामक वह बच्चा खोई हुई परी को ढूंढेगा और ज़ॉम्बियों से दुनिया को बचाएगा। लेकिन अब मार्को कहीं भी कोई परी नहीं देख पा रहा था, इसलिए वह गुस्से में आकर उस कहानी की किताब फेंक देता है, जिसे देखकर उसके पिता उसे सुनाया करते थे। मार्को चलते चलते शहर के पास पहुंचता है। वह एक ऊंचे स्थान पर खड़ा होकर पूरे शहर को देखता है। शहर की हर बिल्डिंग पूरी तरह से परित्यक्त स्थिति में थी। मार्को शहर के अंदर चला जाता है और देखता है कि सड़कें भी पूरी तरह खाली और जर्जर थीं। हर जगह गाड़ियां बिखरी पड़ी थीं और चारों ओर ऊंची बिल्डिंग्स थीं। मार्को अपने जीवन में पहली बार किसी शहर को देख रहा था, इसलिए वह आसपास ध्यान से सब कुछ देख रहा था। लेकिन इसी बीच शहर के हर कोने से उसके कानों में डरावनी आवाजें आने लगीं, क्योंकि शहर में ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका था और हर जगह डरावने ज़ॉम्बी मौजूद थे। मार्को चालाकी से एक गाड़ी के नीचे छिप जाता है और देखता है कि उसके आसपास कई ज़ॉम्बी हैं। वह तब तक वहीं छुपा रहता है जब तक सारे ज़ॉम्बी वहां से चले नहीं जाते। ज़ॉम्बी चले जाने के बाद मार्को गाड़ी के नीचे से बाहर आता है और फिर से आगे बढ़ना शुरू करता है। मार्को के पास अपनी माँ की एक तस्वीर थी और उसने अपने पिता से सुना था कि उसकी माँ इस शहर के आसपास कहीं रहती थी, इसलिए वह
वह उस तस्वीर में दिखाई गई बिल्डिंग को खोज निकालता है। वह भी अब एक परित्यक्त बिल्डिंग थी। फिर भी मार्को बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। पूरी बिल्डिंग अंधेरी थी और वहां कोई नहीं था। अचानक मार्को एक कमरे में जाता है और देखता है कि वहां एक लड़की खिड़की के पास खड़ी है। सूरज की रोशनी में उसकी पहचान पूरी तरह से नहीं हो रही थी और मार्को के पास जो तस्वीर थी उस लड़की का चेहरा उसकी माँ से बिल्कुल मिलता जुलता था। मार्को सोचता है कि क्या यह वही परी है जिसके बारे में उसके पिता ने बताया था। ये सोचते सोचते वह उस लड़की के पास जाकर उसे पीछे से गले लगा लेता है, लेकिन लड़की कुछ नहीं कहती और उसकी ओर नहीं देखती, बल्कि अपने हाथों से मार्को को प्यार कर रही थी। कुछ ही समय बाद वह लड़की मार्को के हाथ में काट देती है, क्योंकि वास्तव में वह एक ज़ॉम्बी थी जिसे मार्को पहचान नहीं पाया। मार्को बहुत डर जाता है और ज़ॉम्बी उसकी ओर बढ़ती रहती है। मार्को किसी तरह चालाकी दिखाते हुए दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और मार्को पहले ही वायरस से संक्रमित हो चुका था। मार्को अपने पिता की बातें याद करते हुए वहां खड़ा रहता है, क्योंकि उसके पिता ने उसे अपनी मृत्यु से पहले बताया था कि उसका जीवन तभी सार्थक होगा। जब मार्को इस स्थिति से खुद को सुरक्षित रखने की कोशिश करता है तो उसे एहसास होता है कि अगर वह बच सकता है तो वही दुनिया में जिंदा रह सकता है। लेकिन मार्को अपने पिता की बात को निभा नहीं पाया। वह सोचता है कि अगर मैं खुद को बचा ही नहीं सकता तो मैं दुनिया को कैसे बचाऊंगा। ये सोचते सोचते वह उस बिल्डिंग से बाहर निकल आता है। वहां उसे एक बड़ी दीवार दिखाई देती है जिस पर उन लोगों की तस्वीरें लगी हैं जिनके परिवार के सदस्य उन्हें खो चुके हैं और उन्हें ढूंढने के लिए यहाँ तस्वीरें लगाई गई हैं। मार्को वहाँ अपनी माँ की तस्वीर भी लगाता है। फिर मार्को चलते चलते एक और बिल्डिंग के पास पहुँचता है। वहाँ एक बहुत बड़े स्पीकर से जोर से वीडियो क्लिप की आवाज आ रही थी। मार्को अंदर जाकर देखता है कि वीडियो में एक व्यक्ति कह रहा है कि यह हमारी दुनिया की सबसे बड़ी खोज है जिसे हमने कई सालों की मेहनत के बाद तैयार किया है। यही एक तरीका है जो हमारी पूरी दुनिया को बदल सकता है और इंसानों को नया जीवन दे सकता है। लेकिन इसे पूरा करने के लिए हमें एक व्यक्ति की जरूरत है और उसका हम अब इंतजार कर रहे हैं। मार्को को इन सब बातों का कोई मतलब नहीं समझ आता। वहीं स्पीकर की तेज आवाज से वहां कई ज़ॉम्बी इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन इस बार मार्को पहले की तरह डर कर भागता नहीं। उसे ज़ॉम्बियों की आवाज बहुत डरावनी लगती है, इसलिए वह अपने कानों में हेडफोन डाल लेता है और वहां इच्छा करता है कि वह अपनी पिता की कही हुई उस परी को ढूंढे जो सच में दुनिया के लोगों की मदद कर सके। मार्को बार बार कहता है कि अगर सच में कोई परी है तो मेरे पास आओ और मुझे बचाओ, मैं जीना चाहता हूँ, नहीं तो मेरे पिता की आत्मा बहुत कष्ट भोगेगी। इच्छा करने के दौरान मार्को के चारों ओर कई गोलियां गुजर रही थीं। इच्छा पूरी करने के बाद जब मार्को हेडफोन हटाता है तो देखता है कि वहां कई सोल्जर आए हैं और उन्होंने उसे ज़ॉम्बियों से बचा लिया। एक महिला सोल्जर मार्को के पास आती है और उसके हाथ पर ज़ॉम्बियों के काटने के निशान देखती है। वह समझ जाती है कि मार्को संक्रमित है। मार्को भी समझता है कि अब वह बच नहीं सकता और उसे मारा जाएगा। मार्को बिना कुछ सोचे उस सोल्जर को गले लगाता है। वह अपने जीवन से बहुत थक चुका था और अब केवल मौत से पहले किसी की माँ जैसी ममता और प्यार चाहता था। सोल्जर भी उसे कुछ नहीं कहती बल्कि भावुक हो जाती है, क्योंकि वह समझती है कि इस बच्चे ने कितना सहा है। तभी वह सोल्जर मार्को के हाथ पर जन्म के समय का निशान देखती है। इसे देखकर वह खुद पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। वह अपने साथियों से कहती है कि हम वह लड़का ढूंढ ही चुके हैं जिसकी तलाश हम इतने दिन से कर रहे थे। फिर वे मार्को को किसी नुकसान पहुंचाए बिना प्यार और देखभाल के साथ अपने पास ले जाते हैं। दरअसल मार्को के शरीर में जो निशान है वह दुनिया के केवल 1% लोगों में पाया जाता है। इन लोगों के शरीर में विशेष प्रकार के एंटीबॉडी होते हैं जिनसे कोई वायरस उन्हें संक्रमित नहीं कर सकता। यही कारण है कि इतने समय बाद भी मार्को ज़ॉम्बी में परिवर्तित नहीं हुआ। सरकार भी ऐसे ही किसी इंसान की तलाश कर रही थी ताकि उनके शरीर के एंटीबॉडी पर रिसर्च कर सके और उसी फॉर्मूले के अनुसार एक वैक्सीन तैयार कर सके। इसलिए मार्को को वे अपने साथ ले जाते हैं और जो कहानी मार्को के पिता हमेशा सुनाया करते थे वह अब संयोग से सच में बदल चुकी है। मार्को के माध्यम से अब वायरस का टीका खोजा जाएगा और पूरी दुनिया के लोग बचेंगे। और इसी सुंदर एंडिंग के साथ यह कहानी यहीं समाप्त होती है।